कपिल सिब्बल खासे एक्टिव हैं। कपिल सिब्बल की कोई भी राय इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है, वो बहुत मंजे हुए वकील हैं। और वकील भी ऐसे हैं कि हर बड़ी से बड़ी पार्टी, हर बड़े से बड़ा व्यक्ति चाहता है कि उनका केस कपिल सिब्बल लड़े, क्योंकि ये इस बात की गारंटी होती है कि कपिल सिब्बल बहुत मजबूती से पक्ष को रख पाएंगे। यानी कानूनी दांव पेच के बड़े अच्छे जानकार हैं। अब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद में कपिल सिब्बल ने कुछ सवाल खड़े किए, 8 सवाल खड़े किए हैं और इन्होंने सियासत को गरमा दिया है। ये सवाल मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूं और कैसे इस पर सियासत गरमा सकती है या गरमाई हुई है ये भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या को लेकर 8 सवाल खड़े किए हैं। सिब्बल ने ट्वीट के जरिए देर रात मेडिकल चेकअप से लेकर 3 हमलावरों के सरेंडर तक पर सवालिया निशान लगा दिया है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को जब पुलिस कस्टडी में प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान 3 आरोपियों अरुण मौर्य, सनी और लवलेश तिवारी ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी और हत्याकांड के बाद तीनों हमलावरों ने सरेंडर कर दिया था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। वारदात को 3 युवकों ने अंजाम दिया। पत्रकार बनकर ये पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे थे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड फायरिंग हुई। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद अब कपिल सिब्बल ने 8 सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि बिना मेडिकल इमरजेंसी के रात 10 बजे मेडिकल चेकअप के लिए दोनों को क्यों लाया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल बार बार गहरा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ को उस समय पर कॉलविन हॉस्पिटल लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उनका एकदम से मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है, तब जबकि 2 दिन पहले ही असद का एनकाउंटर हुआ है और असद के मिट्टी में या अंतिम संस्कार में शरीक भी नहीं हो पाए थे। आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि कपिल सिब्बल ने कौन से 8 सवाल पूछे हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा, मिटाने की कला अजीब बात है। सबसे पहले तो ये लिखा, फिर उसके बाद में उन्होंने एक एक करके अपने सवाल लिखे हैं। पहला सवाल, रात 10 बजे मेडिकल चेकअप क्वेश्चन मार्क। ये एक बड़ा सवाल है कि इनको कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। दूसरा सवाल है, तो दोनों जुड़े हुए हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होते हुए भी रात 10 बजे उनको मेडिकल चेकअप के लिए क्यों लाया गया। तीसरा सवाल, पीड़ितों यानी अतीक अशरफ को टहलाया जा रहा था, यानी कि उनको कहाँ पर उतारा गया है, कितनी दूरी है, वहाँ से पैदल चलकर जाएं, मीडिया को एक्सेस मिले, आम लोगों को एक्सेस मिले, ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। ये सवाल कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं। चौथा, मीडिया में खुले में क्यों लाया गया, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है कि उनको टहलाया जा रहा था, मीडिया में खुले में क्यों लाया गया। हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे। ये सवाल बहुत गंभीर है। मकसद एक जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा कहते सुनाई दिए कि हम बड़े माफिया बनना चाहते थे, हम शोहरत चाहते थे, इसलिए हमने हत्या कर दी। लेकिन ये तीनों अलग अलग जगह के हैं। इन्होंने कभी गैंग की तरह काम नहीं किया है, इनका कोई कनेक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और ये एक दूसरे से अनजान थे, ऐसा कपिल सिब्बल कह रहे हैं। ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि हत्यारे अगर एक दूसरे से अनजान थे तो फिर तीनों एक मकसद में किसके द्वारा लाए गए। निश्चित तौर पर ये अलग अलग जगह से तो आए नहीं होंगे, कोई इनके पीछे होगा या फिर बहुत सोच समझकर पूरी योजना के साथ में इनको उतारा गया होगा। शूटर्स के पास 7 लाख से ज़्यादा कीमत के हथियार, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है। जिस तरह की अत्याधुनिक रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया है जो तुर्की में बनती है, इस पर हमने बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट आपको दिखाई है। ये हथियार आम तौर पर किसी छोटे मोटे गुंडे के पास नहीं होता, हालांकि पाकिस्तान से इसकी तस्करी होती है, हमने बहुत डिटेल में बताया है। ये हथियार इन लोगों के पास कैसे आ गया। एक और सवाल, 7वां सवाल वो पूछ रहे हैं, शूटर पहले से ट्रेंड थे, उन्होंने बहुत नज़दीक से गोली मारी, कोई कसर नहीं छोड़ी है और तड़ातड़ गोलियां मारने के बाद में उन्होंने बंदूक फेंककर सरेंडर कर दिया, हाथ ऊंचे कर दिए। क्या वो पहले से ट्रेंड थे। कपिल सिब्बल तो यही सवाल पूछ रहे हैं, शूटर पहले से ट्रेंड थे। 8वां सवाल वो पूछ रहे हैं, हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर किया, क्या ये सोची समझी रणनीति थी, क्या उन्हें पता था कि उनका एनकाउंटर नहीं होगा यदि वो सरेंडर कर देते हैं। और इसको लेकर कई थ्योरीज आई हैं। ये भी कहा गया है कि उन्होंने सरेंडर किया या उनको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस को कुछ देर पहले तो समझ में नहीं आया, उसके बाद में पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो उनका एनकाउंटर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि सारे राज खत्म हो जाते, इनसे पूछताछ होगी तो और जानकारियाँ मिल पाएंगी। जैसे बहुत सारे सवाल जवाब आप देख रहे होंगे कि मीडिया की खबरों में आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हत्या के बाद तीनों ने सरेंडर किया। ये तीनों का सरेंडर करना कपिल सिब्बल को ऐसा लगता है कि संदिग्ध लग रहा है कि ये तीनों सरेंडर कर देते हैं, इनको पता है कि यदि सरेंडर कर देंगे तो बच जाएंगे। इससे पहले सिब्बल ने असद के एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि एक नौजवान असद जिसकी उम्र 19 साल है वो देश की सुरक्षा के लिए कैसे खतरा हो सकता है।
और बाकायदा अपने उन्होंने बाइट दी थी, बातचीत करते हुए कहा था कि एक 19 साल का नौजवान है, वो देश को कैसे खतरे में डाल सकता है। अतीक और अशरफ के दोहरे हत्याकांड के बाद सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आई है। विपक्ष ने यूपी में शासन की तुलना जंगल राज और माफिया राज से की है। अखिलेश यादव ने अतीक अहमद और अशरफ और अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया है और साथ ही साथ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव से पहले वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया गया है, तो उसको निकाय चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या को लेकर कई चर्चाएं गर्म हैं। हत्याएं लिख रहे हैं वो, लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। घटना के सभी तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों को भी ऐसे ही एनकाउंटर करेगी? नहीं, क्योंकि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। आप कानून को कमज़ोर करना चाहते हैं, संविधान का एनकाउंटर करते हैं। हालांकि देखिए, ये जो बात है ये इसलिए थोड़ा कमज़ोर हो जाती है कि विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था तो यही सवाल खड़े किए जा रहे थे कि विकास दुबे का कर दिया है एनकाउंटर, किसी और का क्यों नहीं होता। तो ये राजनीति में इस तरह की बयानबाजी आपको दोनों तरफ से सुनने को मिलेगी। लेकिन कपिल सिब्बल के 8 सवाल बहुत अहम हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि कपिल सिब्बल कानून के बहुत बड़े जानकार हैं और कपिल सिब्बल जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं वो ये कि रात में मेडिकल इमरजेंसी क्यों थी, इनको टहलाया क्यों गया, मीडिया के बीच में इतनी एक्सेस क्यों दी गई जबकि इतना सेंसिटिव मामला था, ये खतरे में थे, इस तरीके से सरेंडर कर दिया गया, महंगा हथियार कहाँ से आया, साथ ही साथ में ये लोग ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं पहले से, इनको पता है कि इनको क्या करना है, कितनी देरी में करना है। तो कुल मिलाकर ये वो सारी चीज़ें हैं जो इस मामले को बहुत संदिग्ध बना देती हैं और ऐसा बना देती हैं कि इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। एक सुनियोजित योजना है, लेकिन किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है और कपिल सिब्बल इन्हीं 8 सवालों के जरिए इस बड़े सवाल को रख रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक